हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस फाउंडेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग आर एस शर्मा किताब की स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th एनसीईआरटी की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये जो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के, 10th क्लास तक के, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि वो सारे चैप्टर्स फाउंडेशन के भी बेसिक फाउंडेशन है। मैं कह सकता हूं फाउंडेशन से भी प्री फाउंडेशन एक तरह से मान लीजिए। लेकिन ये जो किताब है क्लास 11 से जो है वो एक्चुअली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए या आईएएस एग्जामिनेशन के लिए आपको इस किताब की मेन जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और इंपॉर्टेंटली यहां पर मैं न्यू एनसीईआरटी में नहीं, मैं ओल्ड पढ़ा रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में रेलेवेंस रखती है। आर एस शर्मा किताब, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में आती है, जो एग्जाम में से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। एग्जाम में भी सवाल नहीं बनेगा क्योंकि बहुत बेसिक है ना। तो ये बात समझ लो, ध्यान रखना है आपको कि अब से कोई लेक्चर मिस मत करना। बहुत अच्छी किताब है ये किताब। शायद आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, लेकिन इसके पीडीएफ आपको मिल सकते हैं अवेलेबल। वो भी आपको शायद मे भी करोल बाग जाना पड़े, करोल बाग से ले सकते हो आप। और आपको या तो उसकी हार्ड कॉपी हो सकता है वहां पर मिल जाए। ठीक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको जरूर पढ़ना है पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, द इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब देखो यार, वैसे तो आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस तो पता ही है ना। जनरली लोगों से पूछा जाता है भाई क्यों पढ़ रहे हो हिस्ट्री। अक्सर लोग कहते हैं ना भाई इतिहास क्यों पढ़ रहे हो, जो बीत गया उसको क्यों पढ़ रहे हो, है ना, क्या फायदा। तो देखो यार, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के कई सारे कारण हैं, बट दो इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आपको यहां पर कोट करूंगा जो आप किसी को भी बता सकते हैं, ताकि मतलब ये एक ऐसा आंसर है जो शायद आप इंटरव्यू तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस आंसर का। देखो, पहला तो ये है कि हाँ, सभी लोग कहते हैं क्या इंपॉर्टेंस है, सब लोग कहते हैं पहला इंपॉर्टेंस तो सर ये है कि भैया टू नो द पास्ट, टू नो दी पास्ट। हमको अपना अगर पास्ट जानना है तो हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम अपना पास्ट जान सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं भैया क्या फायदा उसका जानने का, वो तो चीज निकल चुकी है। इसीलिए दूसरा पॉइंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक वो आपको अपने आंसर्स में, कभी कोई आपसे ओरली भी पूछे, इंटरव्यू में पूछे, तो भी आपको वही आंसर देना चाहिए। वो ये कि हमें हमारे एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पीरियड में आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे, बहुत सारे ऐसे हर्डल्स थे, बहुत सारे ऐसे बैरियर्स थे जो एग्जिस्ट करते थे उस वक्त, है ना। और हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से उन सारे ऑब्स्टिकल्स, उन सारे बैरियर्स के बारे में पता चलता है जो हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में हर्डल होते हैं। और ये लर्निंग हमको वहां से मिलेगी, तभी जाकर आज हम अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रिसाइज आंसर हो सकता है। तो दूसरा बड़ा रीजन क्या है, वो ये टू नो दी ऑब्स्टिकल्स, टू नो दी ऑब्स्टिकल्स, या हम कह सकते हैं टू नो दी हर्डल्स, है ना। टू नो दी ऑब्स्टिकल्स, जो क्या है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की डेवलपमेंट है। अब सर कहोगे सर एग्जाम्पल बताइए, ऐसे कौन कौन सी चीजें थी भैया जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में हर्डल थी। बिल्कुल थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सती प्रैक्टिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज। ये सब ऐसी हर्डल्स थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कास्ट इनजस्टिसेस, कास्ट प्रेजुडिसेस, है कि नहीं। तो ये उस वक्त के टाइम से डेवलप हो गई, पूरे इंडिया में ये चलती रही ये सारी प्रैक्टिसेस, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी का डेवलपमेंट में स्लो रहा, ग्रोथ कम रही इन कंपैरिजन टू दी अदर कंट्रीज जहां पर ग्रोथ इतनी तेजी से हुई। क्यों हो गई वहां ग्रोथ तेजी से, कुछ वहां पर डेफिनेट सी बात है, डिफरेंट था हमारे एंशिएंट इंडियन सोसाइटी से। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने का। पहला चीज कि हम अपने तो कल्चर, पुराने कल्चर्स के बारे में जान सकते हैं। दूसरा, उन सारे हर्डल्स के बारे में जान सकते हैं जो हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला यहाँ पर कई सारे रीजंस हैं जिसको आप कभी ऐसे मेंस में भी अगर पूछ लिया गया या आपसे पूछा गया तो आप उसको पॉइंटर्स बना के लिख सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने का, पहला टू नो द अर्लीस्ट कल्चर्स, है ना। अपने अर्ली कल्चर्स के बारे में जानने के लिए, अपने अर्ली कल्चर्स के बारे में जानने के लिए हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। सर कैसे हम कहें अर्लीस्ट कल्चर को कैसे जानेंगे, हम जानेंगे कि किस प्रकार से उस वक्त के जो लोग थे, है ना। अब देखो यार, दो कल्चर है, मान लो एक कल्चर ये है ए, एक कल्चर बी है। ऑब्वियसली दोनों कल्चर्स के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। जैसे पहले इंसान जो है वो एक इकाई में रहता था, सिंगल यूनिट में रहता था, है ना। पहले क्लैन बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी। आदमी जो है रिश्तेदारी, बिरादरी, चाचा भतीजा सब ऐसे रहा करते थे, फैमिली टर्म्स में होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीमे धीमे आपने देखा कि सोसाइटी चेंज हुई।
पहले इंसान एक इकाई में रहता था, यूनिट में रहता था, फिर उसके बाद आप देखोगे जनपद आ गए, है ना, जनपदा फॉर्म हो गए, फिर उसके बाद यही जनपद मिल मिल के बड़े हो गए तो महाजनपद बन गए, फिर यही सारे महाजनपदों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई, है ना, और फिर उसी लड़ाई में आप देखोगे मगध निकल के आता है, 16 महाजनपदों की लड़ाई हुई। तो ये सब हम इन कल्चर्स के बारे में जान सकते हैं। महाजनपद खत्म हुआ तो फिर आप देखोगे, फिर आप आगे पढ़ोगे एंशिएंट हिस्ट्री में तो मौर्यन पीरियड शुरू होता है, फिर पोस्ट मौर्य पीरियड आता है, फिर गुप्ता पीरियड आता है, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है ना, राजपूत पीरियड आता है। तो बेसिकली आप ये देखोगे कि कैसे ये सारे कल्चर्स कैसे थे, इनकी स्टडी करना, इनके बारे में जानना, ये हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के थ्रू हमको पता चल सकता है। और आप बताइए मुझे किस प्रकार से आप इनके बारे में पता करेंगे भाई? या तो आप उनका कल्चर देख सकते हैं, यानी कि उनकी लैंग्वेज क्या थी, है ना, किस प्रकार से वो लोग रहते थे, कैसे बोलते थे, ये सब चीजें हम लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो रिवील करती है द डेवलपमेंट ऑफ द अर्लीस्ट कल्चर्स इन द कंट्री। ठीक है, अब कैसे कैसे हुआ ये बताती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कि एग्रीकल्चर कैसे कर रहे थे लोग, है ना। पहले के लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे, कुछ लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट किए तो अलग प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद अलग प्रकार के क्रॉप्स को ग्रो किया गया, तो अलग अलग क्रॉप्स का डेवलपमेंट हुआ। तो एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें अपनी लाइफ को बनाने में, लाइफ को सेटल करने में। आप देखोगे पहले सेटल्ड लाइफ नहीं थी, बाद में लोग जो है सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़े। जब लोग ने एग्रीकल्चर किया तो लोग सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ गए, है ना। तो ये सब चेंजेस थे। अब देखो 1000 बीसी, जैसे आपने देखा 1000 बीसी में क्या हुआ था, 1000 बीसी में आपकी आयरन की डिस्कवरी हुई थी। मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ाया था तो वहां बताया था आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, है ना। तो पहले ये गंगा यमुना का द्वाब जो रीजन था, यूपी बिहार का एरिया, पूरा जंगल जंगल था। जब आयरन की खोज हो गई तो इसके बाद इस आयरन से प्लाऊ बना और फिर जंगलों को काटा गया। उन जंगलों में खेती बाड़ी करी गई, खेती बहुत अच्छी हुई। क्यों? क्योंकि गंगा यमुना का द्वाब था, वहां पर फर्टाइल लैंड थी। खेती बाड़ी से बहुत पैसा आया, बहुत लोग पावरफुल हो गए, कुछ पावरफुल नहीं रहे। पावरफुल लोग जो है वो और ग्रो होते चले गए, तो कल्चर में डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया। पहले लोग एकदम सुपरस्टिशन में बिलीव करते रहते थे, फिर उसके बाद धीमे धीमे जब वो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए तो इधर उनका समय देना या टाइम देना बंद कर दिया, उन्होंने उनका विश्वास खत्म हो गया इन चीज़ों से। लोग जो है वो साइंटिफिक की तरफ बढ़ने लग गए थे, है ना। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमको एग्रीकल्चर के बारे में बताता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों की सेटल्ड लाइफ में। इसके अलावा रिसोर्सेज को यहाँ पर डिस्कवर किया गया, है ना, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, एक रिसोर्स है आपके लिए, है ना। फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, वहां पर मैंने बताया आपको खेतीबाड़ी हुई, विलेजेस हो गए, शहर बनना शुरू हुए। बहुत सारे लोग जो थे पहले सिंपल लाइफ स्पेंड करते थे, अब वो अलग अलग इसमें आ गए। पहले कैटल हर्डिंग होती थी खाली, अब देखो यहाँ पर लोग फार्मिंग करने लगे, है ना। इसके अलावा फार्मिंग के साथ साथ उन्होंने और तरीके भी निकाले, स्पिनिंग किया, वीविंग किया, मेटल पे वर्क किया, ये सारे काम जो है लोग होने लगे। देखो यार, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया है, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंस है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, वो आप समझ रहे हैं। और मैंने वैसे तो आपको 2 लाइनें बता दिया, हमारा एंशिएंट कल्चर के बारे में जानना और दूसरा वो हर्डल्स को जानना जो हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज एंड राइटिंग। अब देखो यार, लोग जो है तब तक सिविलाइज्ड नहीं कहे जा सकते जब तक उनको लिखना ना आता हो, है ना। और जब मैं बात करता हूं राइटिंग की तो वहां पर रोल आता है लैंग्वेज का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस थी जो हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर प्रिवेल करती हैं। जैसे हम पाली लैंग्वेज की बात करते हैं, हम संस्कृत की बात करते हैं, है ना। संस्कृत में जैसे जैसे रामायण और महाभारत ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, लेकिन फिर उसके अलग अलग फॉर्म्स भी देखने को मिले, जहां जहां लोग थे उस लैंग्वेज में वो लिखी गई, है ना। जैसे बता रहा हूँ, पाली है, प्राकृतिक लैंग्वेज है, बहुत टाइम तक पूरे इंडिया में चलती रही। तो लैंग्वेज जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उस लैंग्वेज के थ्रू हम बहुत कुछ जान सकते हैं। मान लीजिए कोई एक राजा है, उसने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट किया, है ना। अब वो लैंग्वेज को प्रमोट किया तो उस लैंग्वेज के थ्रू बहुत कुछ पता चल सकता है ना, उस जगह के बारे में। तो ये सब चीजें थी। तो इस तरह से जो है हम लैंग्वेज के थ्रू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो वही चीज लिखी है कि राइटिंग जो है एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है सिविलाइजेशन का, और एंशिएंट इंडिया में जो स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल होता था, स्क्रिप्ट्स, वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी आज की करंट राइटिंग फॉर्म्स को। इसे आज भी आप देख रहे हो बहुत सारी राइटिंग फॉर्म्स हैं जिसके रूट्स या जिसकी स्टार्टिंग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे जाती है। आज भी आप बहुत सारी चीजें लिखते हो, उसकी शुरुआत बहुत पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट होती है।
समझ रहे हो, बहुत पहले से स्टार्ट होती है एंशियंट, मतलब वो पीरियड जिसको हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, उस पीरियड से उस पर्टिकुलर चीज़ों की शुरुआत होती है। मतलब कहने का ये है कि जो आज आप मॉडर्न राइटिंग्स देख रहे हो, जो आज आप मॉडर्न लैंग्वेजेस देख रहे हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं किससे, एंशियंट टाइम से। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? आगे देखिए, क्रूसिबल ऑफ रेसेस। अब ये एक सिंपल पॉइंट है, अगेन क्यों पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि देखो हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, वो एक तरह से क्रूसिबल है रेसेस का, यानी कि बहुत सारी रेसेस आपको देखने को यहां पर मिलेंगी, बहुत सारी रेसेस। जैसे आपने देखा इंडो आर्यंस हो गए, है ना, जैसे आपने देखा आर्यन से पहले प्री आर्यंस हो गए, इंडो आर्यंस हो गए, ग्रीक्स हो गए, सिंथियंस हो गए, हुन हो गए, टर्क्स हो गए, ये सारे आपको रेसेस मिलेंगे। और बड़ी बात ये है कि ये सारे रेसेस तो थे, लेकिन ये सारे रेसेस इंटरमिंगल हो गए एक दूसरे के साथ, कहीं और से थे, हिंदुस्तान आए, रहे, चले गए, कुछ कल्चर छोड़ गए अपना, फिर दूसरे लोग आए, फिर रहे, देखा वहां कुछ और कल्चर चल रहा है, वो उससे इंटरमिंगलिंग हो गई, शादी ब्याह कर लिया। तो हमारे कंट्री में रेसेस बहुत आई, बहुत अलग अलग रेसेस थी, और सब रेसेस का क्या हुआ, इंटरमिंगलिंग यहां देखने को मिली। तो इंडिया में आपको इस तरह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कल्चर मिलेंगे, इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना। तो ये चीज है जो आपको यहां पर अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो इंडिया अट्रैक्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड वेरियस रेसेस थ्रू आउट दी हिस्ट्री, जैसे कि प्री आर्यंस हो गए, इंडो आर्यंस हो गए, ग्रीक्स हो गया, सिंथियंस हो गए, हुन हो गए, टर्क्स हो गए, बहुत सारे थे जिन्होंने आए हिंदुस्तान को अपना घर बनाया, और फिर हिंदुस्तान से खत्म हो गए, लेकिन उनका कल्चर वहीं से वो यहीं पर रह गया, और वो हमारे लोकल कल्चर से मिक्स होते चले गए। तो एक नया कल्चर फॉर्म होता चला गया, हमेशा यही चीज हमने यहां पर देखने को मिलती है ना। डाइवर्सिटी इन रिलीजन एंड यूनिटी। अब देखो अगेन, जैसे मैंने आपको रेसेस के बारे में बताया, वैसे ही देखिए रिलीजन की बहुत डाइवर्सिटी थी। अब इंडिया में आपको हिंदुइज्म देखने को मिलेगा, इंडिया में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे रिलीजन देखने को मिलेंगे। लेटर ऑन आपने देखा इस्लामिक इन्वेजन भी होगा, तो इस्लाम रिलीजन भी इंडिया में आया। तो हमें देखने को ही मिला कि भले ही अलग अलग रिलीजन थे, भले ही अलग अलग फॉर्म्स ऑफ रिलीजन के लोग इंडिया पहुंचे, उन्होंने इंडिया में रूल किया, वो इंडिया में रहे, इंडिया को अपना घर बनाया, लेकिन ये सब अगेन इंटरमिंगलिंग देखने को मिली। इंटरमिंगलिंग का मतलब, बार बार जो वर्ड यूज कर रहा हूं उसका मतलब है मिक्सिंग होना, है ना, मिक्स हुआ। आज भी आप देखोगे इतने सारे डाइवर्स लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर भी उसके बाद कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो हर कोई अपनी डेली प्रैक्टिस में करता है, मतलब डेली लाइफ में करता है। कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो हमेशा हर टाइप के रिलीजन के लोग यहां पर करते हुए देखेंगे। सो दिस इज नथिंग मच, क्या बोलते हैं इसको ना, एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोग। अब डेफिनेटली हम चाहे किसी भी रिलीजन को बिलोंग कर रहे हो, लेकिन अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी कुछ आदतें, हमारे कुछ तरीके, हमारे कुछ चीजें बहुत डिफरेंट होंगी अदर कंट्रीज के लोगों के साथ, है ना। दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया, है ना, यही एक होता है कि जो आपकी कंट्री को बनाता है। या इतने ज्यादा डाइवर्स रिलीजन या रेसेस होने के बाद भी हम अलग अलग नहीं, कहीं ना कुछ कॉमन चीजें हैं, डिस्पाइट अलग अलग रिलीजन होने के बाद भी। यही चीज यहां पर लिखा है, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन्स एंड डिस्पाइट डाइवर्स रिलीजन्स। यहां पर हमारे अंदर सेंस ऑफ यूनिटी है, और देखने को ये बार बार मिली है। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब ओरिजिनेट किए थे कहां पर, एंशिएंट इंडिया में। इन सब का ओरिजिन एंशिएंट इंडिया में होता है, लेकिन फिर भी आप देखिए सब यहां पर इंटरमिंगल देखे जाते हैं। स्ट्राइविंग फॉर यूनिटी। अब देखो जो हमारे एंशिएंट के लोग थे, या हमारे जो एंशिएंट टाइम्स के जो लोग थे दोस्तों, वो यूनिटी को स्ट्राइव करते थे। तो जो एंशिएंट पीपल थे, एंशिएंट पीपल, वो हमेशा यूनिटी को स्ट्राइव करते थे, ठीक है, हमेशा उनका था कि हमारी जो है वो एकदम यूनिटी रहनी चाहिए। अब यहां पर जो एक वर्ड आता है, और वो किताब में भी आपके आता है, मैं आपको बताता हूं। देखो पहले तो कुछ चीज समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। जैसे कि हम बात करें अगर हम प्री आर्यंस की, या फिर हम बात करें आर्यंस की, तो आर्यंस के बारे में, या आर्यंस के एलिमेंट्स को हम कैसे जोड़ते हैं, आर्यंस को वो हम जोड़ते हैं वैदिक और संस्कृत से, मतलब वैदिक पीरियड से प्लस संस्कृत। संस्कृत बेसिकली ये नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगी, संस्कृत नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया। और जब हम बात करेंगे प्री आर्यंस की, यानी आर्यंस के पहले का दौर, तो इनके एलिमेंट्स को हम कैसे मैच करते हैं, द्राविडियन स्टाइल से, द्राविडियन कल्चर प्लस तमिल लिटरेचर। मतलब देखो क्या है कि जो द्रविडियन स्टाइल है, मतलब वो साउथ इंडिया की बात करी जा रही है, और साउथ इंडिया की जो लिटरेचर है उसको हम लोग तमिल लिटरेचर कहते हैं। संगम लिटरेचर, जिसको आप लोग आगे चल के मेरे मुझसे सुनेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगम लिटरेचर कहते हैं। इसको नोट करिएगा एक बार, क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, संगम लिटरेचर, ठीक है। तो यहां मैं ये बता रहा हूं कि जब मैं आर्यंस की बात करता हूं, तो आर्यंस के एलिमेंट्स मतलब उनकी लैंग्वेज, है ना, उनका कल्चर, उनका फेथ क्या था, तो उसको हम लोग वैदिक पीरियड से जोड़ते हैं। तो हम लोग वैदिक पीरियड, वैदिक
और संस्कृत, संस्कृत आपकी ये नॉर्थ इंडिया की साइड बोली जा रही है, नॉर्थ इंडिया की तरफ ये कल्चर चल रहा है। लेकिन हम साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं तो प्री आर्यंस की बात कर रहे हैं, यानी आर्यन से पहले का जो दौर था प्री आर्यंस, उसमें द्रविडियन कल्चर ये डोमिनेशन था, उसमें तमिल टेक्स्ट है, यानी कि संगम लिटरेचर, साउथ इंडिया का लिटरेचर। बट थिंग इज कि ये आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो आर्यन कल्चर के हुआ करते थे या आर्यन टाइम के हुआ करते थे, वो प्री आर्यन टेक्स्ट में मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्री आर्यन एलिमेंट्स हमको आर्यन टेक्स्ट में मिलते हैं, यानी कि इंटरमिंगलिंग हो गई दोनों के चीजों में। उनकी बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज ऐसी थी, बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे जो आपको प्री आर्यन टाइम में मिलते हैं, लेकिन वो चीज आपको आर्यन पीरियड में देखने को मिलेगी। सिमिलरली आर्यंस का प्री आर्यन पीरियड में देखने को मिलता है। तो ये एक चीज थी जो आप यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे यहां पर टर्म्स थे जो इंटरमिंगल्ड होते हुए यहां पर दिखते हैं। क्लियर है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो यूनिटी को स्ट्राइव करते थे। अब यहां पर देखेंगे आप तो लिखा है कि ये नाम जो है भारतवर्ष, अब आप इसको ये जान रहे होंगे भारतवर्ष, भारतवर्ष ये नाम कैसे पड़ा? लैंड ऑफ भारत, लैंड ऑफ भारत। अब एक्चुअली भारत जो था ये एक ट्राइब थी जो यहां रहा करती थी, ट्राइब, और इसी के ऊपर यहां पर ये बोला गया इट इज द लैंड ऑफ भारत। ये ट्राइब थी यहां जो रहती थी, तो यहीं से नाम आया भारतवर्ष, यहीं से नाम आया भारतवर्ष। और इस भारतवर्ष को आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर जो डिसेंडेंट्स हैं भारत ट्राइब के, वो यहां ऐसे रहते थे, ये ऐसा बोला जाता है। अब इंपॉर्टेंटली ये माना जाता है कि जो भारतवर्ष है, ठीक है, इस पे पॉलिटिकल कंट्रोल भी किंग्स ने करने की कोशिश करी। किंग जो अथॉरिटी थी, मतलब कोशिश क्या करी, करते थे, रूल करते थे। तो जो अथॉरिटी था वो आप देखोगे फ्रॉम नॉर्थ टिल साउथ एंड ईस्ट टिल वेस्ट पूरा कब्जा करते थे। और ऐसा हमने जो पूरी अथॉरिटी यानी पूरे एरिया पे कब्जा हुआ, वो एटलीस्ट दो देखने को तो मिलते ही मिलते हैं, एटलीस्ट दो जगह। जैसे आपने देखा अशोका की बात करें तो अशोका ने अपना एम्पायर एक्सटेंड कर रखा था। आप देखोगे एक्सट्रीम साउथ छोड़ दीजिए, अगर तमिल का एरिया छोड़ दीजिए, तो आपको पूरा अशोका का एरिया दिखेगा। जहां इंडिया की बात कर रहे हैं आप, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, पूरा अशोका था। सिमिलरली समुद्रगुप्त ने किया था, है ना। फिर ऐसी देखिए पुलकेशन था एक राजा, चालुक्य किंग, उसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन नॉर्थ का रूलर था, पुलकेशन साउथ में है। अब सोचो पुलकेशन ने अगर नॉर्थ के रूलर को हरा दिया तो उसका मतलब अगेन उसका भी, तो हमें 2-3 टाइम्स एटलीस्ट हमें देखने को मिलता है कि हाँ किंग की जो अथॉरिटी थी वो पूरे कॉन्टिनेंट में यहाँ देखने को मिली। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल यूनिटी भी यहाँ पर कंट्री में देखने को मिलती है। इस तरह से भी हमारे कंट्री में यूनिटी रही। किंग्स एस्पायर्ड टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी फ्रॉम हिमालयाज टू केप कोमोरिन एंड फ्रॉम ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट टू द इंडस। तो इस तरह से किंग जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल देखिए अशोका, एग्जाम्पल देखिए समुद्रगुप्त। मैंने आपको बताया इनका कहां से कहां तक, मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त हो गया, मैंने आपको बताया पुलकेशिन 2। क्लियर है? तो ये राजा थे जो इनको पूरा एस्पायर करते थे कि हम पूरा एस्टैब्लिश करें अपने इस पूरे कॉन्टिनेंट पे। अब ज्योग्राफिकल यूनिटी की बात करेंगे तो इंडिया को आप देखिए, ज्योग्राफिकल यूनिटी, द आइडिया ऑफ इंडिया वाज वन सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्करर्स एंड कल्चरल लीडर्स। तो जो कॉन्करर्स थे, जो कब्जा करते थे, ये इस चीज को एडमायर करते, रिकॉग्नाइज करते थे, आई वुड से कि हाँ भाई हम कह सकते हैं सिंगल ज्योग्राफिकल यूनिट, इतना बड़ा एरिया जो आप देख रहे हैं मैप के अंदर, ये पूरा आप देखोगे तो ये आइडिया ऑफ इंडिया, मतलब कोई इंडिया बोलेगा तो हम इतना बड़ा एरिया यहां पर समझेंगे इंडिया को लेकर, ठीक है ना। तो जो इंडिया वर्ड कहां से आया? अब ये वर्ड आता है बेसिकली सिंधु रिवर से, इंडस, जिसको बाद में इंडस रिवर जो हुई, तो जो वो ट्राइब्स जो इस जगह आके सेटल हो गई, है ना, तो इसलिए उनको हम लोग यहाँ पर सिंधु मतलब वो जो लोग सेटल हुए सिंधु रिवर के अराउंड, इंडस ऐसे नाम पड़ा, तो वहीं से इस रिवर के नाम पे ये नाम इंडिया पड़ जाता है ना। ये सब बेसिक्स हैं, आप लोग जान ही जाओगे। द नेम इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत टर्म सिंधु, है ना, सिंधु या इंडस रिवर, और इसी इंडस रिवर पे नाम इंडिया यहां पर पड़ जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी, बहुत सिंपल सी बात है। लिंग्विस्टिक यूनिटी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए जैसे लिंग्विस्टिक यूनिटी कैसे। अब देखिए जैसे अशोका के टाइम की बात करें तो लैंग्वेज क्या थी? प्राकृतिक थी, ठीक है ना। जैसे बात करूं अशोका के टाइम की, तो अशोका के टाइम की जो लैंग्वेज है वो क्या है? प्राकृत। और इस वक्त ये लैंग्वेज जो है पूरे लगभग इंडिया में बोली जा रही है, पूरे लगभग इंडिया में प्राकृत, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे लेटर, और प्राकृत और स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लेकिन लेटर आप देखोगे कि संस्कृत फिर आ गई,
तो ये बता रहा है लिंग्विस्टिक यूनिटी, लिंग्विस्टिक यूनिटी, यहां से आपको पता चल रहा है लिंग्विस्टिक यूनिटी। तो देखिए एक बार जो लैंग्वेज बोली गई वो पूरे पूरे इंडिया में भी यहां पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए फॉर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी, वो हमें अपने इतिहास से पता चलता है। जैसे अशोका ने प्राकृतिक लैंग्वेज को एक तरह से प्रमोट किया, पूरे इंडिया में बोली जा रही है। संस्कृत की बात भी करेंगे, संस्कृत आ गई फिर उसके बाद। इवन आप देखिए रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ओरिजिनली ये मैंने बताया ओरिजिनली ये संस्कृत में बोली जा रही है। और जितने जील से इसको आप नॉर्थ इंडिया में पढ़ते हुए देख रहे हैं लोगों को, उतने ही जील से ये साउथ इंडिया में लोग उसको पढ़ते थे। समझ रहे हैं आप बात को? ओरिजिनली फिर अलग अलग लैंग्वेजेस में इसके वर्जन्स यहां पर सामने आए। प्राकृत एंड लेटर संस्कृत सर्व्ड एज लिंगुआ फ्रैंका एंड स्टेट लैंग्वेजेस। तो बताया फिर इसका मतलब लिंगुआ फ्रैंका मतलब जो लैंग्वेज जो है यहां बोली जाती थी। अब लास्ट है दैट इज वर्ण एंड द कास्ट सिस्टम। अब ये चीज भी ऐसा है जो शुरुआत होती है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया से शुरू होता है वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम डेवलप होता है और नॉर्थ इंडिया में फिर पूरे साउथ इंडिया में ये आप देखोगे तो स्प्रेड होने लगता है। इवन फॉरेनर्स जो हैं जो इंडिया में यहां पर आए वो भी इसका पार्ट बन गए। और आप देखोगे कि सिर्फ हिंदूज ही नहीं, मुस्लिम्स में भी आपको ये कास्ट सिस्टम यहां पर देखने को मिलेगा, क्रिश्चियन में भी देखने को मिलेगा, है ना। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें फिर अगेन पूरा आपको पूरा इंडिया देखने को मिल रहा है कि पूरा इंडिया इसमें यहां पर इसके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम पूरे इंडिया में। तो ये चीज है यहां पर जो आपको समझनी है। लेकिन अब पॉइंट यही है कि क्या रेलेवेंस है, रेलेवेंस यही है, अगेन लास्ट पॉइंट यही है, रेलेवेंस इसका दोस्तों यही है कि भाई हमें अपने बहुत सारे ऐसे यहां पर आप देखोगे कि हम कह सकते हैं बहुत सारे हर्डल्स थे, ठीक है, जिसमें जो उस वक्त एंशिएंट इंडिया के टाइम पे चलते थे। नो डाउट मतलब एंशिएंट इंडिया में बहुत सारी चीज अच्छी थी, बट यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि एंशिएंट इंडिया के टाइम पे ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चीजें थी, या मैं कह सकता हूं बहुत सारे ऐसे इनजस्टिसेस थे जो डोमिनेट करते थे, और उसको हटाए बिना या उसको एलिमिनेट किए बिना सोसाइटी का डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। या उसको आप उसको मैं नहीं कहता हूं कि आप उसको एक तरह से बिना हटाए उसको आप सोसाइटी को ग्रो नहीं कर सकते, है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जैसे कि सती प्रैक्टिस हो गया, जैसे कि मैंने बताया चाइल्ड मैरिज हो गया, जैसे कि हम कास्ट सिस्टम की बातें कर रहे हैं, तो ये सब चीज थी, ठीक है ना। अगर हम देखो यहाँ पर दो थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई एंशिएंट इंडिया कल्चर को वापस लाना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए, ठीक है, गुड टू गो, रिवाइव करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, और कुछ लोग हैं जो हाँ इसको हमारे एंशिएंट इंडियन पास्ट को ग्लोरियस पास्ट बोलते हैं, हमारी ग्लोरी है वो, बिल्कुल। बट द थिंग इज वी हैव टू रिमेंबर कि उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी थी, उसको एलिमिनेट करके करना चाहिए, ठीक है। इस चीज को अगर हमें अपना कल्चर रिवाइव करना है, आप कह रहे हो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कल्चर को रिवाइव करो, तो बिना एंशिएंट इंडियन कल्चर को जाने बिना आप उसको रिवाइव करोगे तो उसकी नेगेटिव पार्ट भी रिवाइव हो जाएगा। तो यहां पर यही बोला गया है, यहां पर यही कहा गया है कि भाई इस चीज को रिवाइव करना है तो नेगेटिव पार्ट को हटाना पड़ेगा, और नेगेटिव हटाने के लिए आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को यहां पर पढ़ना पड़ेगा, तभी यहां पर चीजें जो हैं वो होने वाली हैं। तो बेसिकली बहुत और भी चीजें हैं, जैसे कि वुमेन की बात करें, वुमेन को वो स्टेटस नहीं मिला एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टाइम। अब आप चाहते हो कि अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रिवाइव कर दें, अगर आप ये चीज बोल रहे हो तो वुमेन का स्टेटस फिर से वही हो जाएगा। तो आपको अगर रिवाइव करना है तो रिवाइव करने के लिए क्या करना है कि हमको नेगेटिव चीजों को या उसके जो हर्डल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो सोसाइटी के डेवलपमेंट में रोक लगा रहे हैं, वो रिमूव करना है। देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर भी बनता है आपका, कभी किसी को बताना है क्या एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रिवाइव करना चाहिए, जो कल्चर है उसको रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर था वो एंशिएंट इंडिया कल्चर है, क्या रिवाइव होना चाहिए, आवर कल्चर इज गेटिंग लॉस्ट, तो यस इट शुड बी रिवाइव्ड, बिल्कुल करना चाहिए। बट थिंग इज जो हम कहते हैं ना जो चीजें हैं, जो हर्डल्स हैं, जो सोसाइटी का डेवलपमेंट उसके बिना नहीं, उसको हटाए बिना नहीं हो सकता, तो उसको एलिमिनेट करना चाहिए। और अगर वो आपको जानना है कौन कौन से वो हर्डल्स हैं, उसके लिए आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। यही है चैप्टर जो आपके आर.एस. शर्मा में दिया गया है दोस्तों। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है, शुरुआत होगी अगला चैप्टर भी आपका बहुत ज्यादा एज सच में कहूंगा कि इन्फॉर्मेटिव ऐसा नहीं है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट यस इट इज नेसेसरी। इसलिए डेली जितने भी लेक्चर मेरे आए सब देखना, अब कोई मत छोड़ना। अगर अभी तक छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मत छोड़ना, क्योंकि हर लेक्चर में आपका बेसिक अब बनता हुआ चला जाएगा। अगर अभी बेसिक नहीं बना पाए तो छूट गया था, स्ट्रीक्स छूट गई थी, लेकिन अब पढ़ लो, अब से स्ट्रीक बना लो, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब एंड करते हैं, और अगले लेक्चर से जैसे जैसे जो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे वहां मैं खुद से लिख के भी पढ़ाऊंगा, जैसे कि आप लोग डिमांड करते हो, तो वहां मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा और आपकी चीजों को बहुत सिंपल करूंगा। बट इस किताब को आप लोग देख लीजिए, अरेंज कर लीजिए, आर.एस. शर्मा को, ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, जय हिंद, जय भारत।